मॉर्निंग लाहौर। जनाब आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद भी कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने भी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी कहीं होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, मोहब्बतें और मुस्कुराहटें ज़रूर बांट रहे होंगे। और आज आपको पता है जुम्मे का मुबारक दिन है, तो हम भी अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है एक खूबसूरत हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन में एक घड़ी ऐसी है कि कोई मुसलमान अल्लाह ताला से किसी खैर का सवाल करते हुए और उसकी रज़ा चाहता है तो अल्लाह ताला उसे वही खैर अता कर देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक छोटी सी घड़ी है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह से दिल से हम लोग दुआ मांगा करें, अपने और अपने प्यारों की खैर मांगे, मुल्क व कौम की सलामती ज़रूर मांगे। और दिल से निकलने वाली दुआएं ना सुन ली जाती हैं, ख्वाहिशात भी पूरी कर दी जाती हैं। हमें बाज़ औक़ात कई चीज़ें मुमकिन दिखाई देती हैं, मौजज़े भी हो जाते हैं, कभी कभी अनहोनी भी हो जाती है। इसलिए तवक्कुल रखना चाहिए और दिल से दुआ हमेशा मांगनी चाहिए और वो पूरी ज़रूर होती है। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो हमारी सेहत का जो दारोमदार होता है ना, वो हमारी खुराक और हमारी ग़िज़ाई आदात पर होता है। क्या आपने कभी नोट किया है कि जब हम ज़्यादा खुश होते हैं या कभी मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार या एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो हमें ज़्यादा खाना खाने की आदत पड़ जाती है या ज़्यादा खाना खाकर सुकून मिलता है। और आजकल ये हैबिट जो है ना बहुत ज़्यादा मामूल बन चुकी है, मामूल का हिस्सा है, बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। जैसे कि जज्बाती होकर ज़्यादा खाना, जिसे इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जज्बात और एहसासात ना हमारी बॉडी के फ़ाल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे होते हैं। और काम के दबाव से लेकर माली परेशानियों तक, सेहत के मसाइल से लेकर आपस के ताल्लुकात की जो जिद्दोजहद चल रही होती है ना, उस तक कोई भी चीज़ आपके जज्बाती खाने या ज़्यादा खाने की बुनियादी वजह बन सकती है। और ये एक ऐसा मसला है जो मर्द या फिर ख़वातीन दोनों में ही पाया जाता है और उनको मुतासर भी करता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन के साथ जज्बाती होकर ज़्यादा खाने का जो मसला है वो आम हो गया है। ज़्यादातर जो लोग जज्बाती तौर पर खाना खाते हैं वो मनफी जज्बात को दबाने और ख़ुद को पुरसुकून करने के लिए हफ्ते में कई बार, इससे ज़्यादा बार भी इमोशनल ईटिंग करते हैं। यहाँ तक कि वो इस तरह ज़्यादा खाने की वजह से खाने के बाद अपनी फिर गलती का भी एहसास उन्हें होना शुरू हो जाता है कि हमने बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग कर ली, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारे जो है मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, जैसे बदहज़मी होगी, फूड पॉइजनिंग होगी या फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इमोशनल ईटिंग है क्या और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं हमारे ऊपर, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खतीजा मुख्तार हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खतीजा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खतीजा, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को क्लियर कर दें, डिस्क्राइब कर दें कि इमोशनल ईटिंग है क्या और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं या क्या नहीं खा रहे हैं उसमें। बिल्कुल, इमोशनल ईटिंग मतलब किसी भी फीलिंग को, अब ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी भी फीलिंग को आप डील करने के लिए जब आप खाना खाते हैं तो उसको हम इमोशनल ईटिंग का नाम देते हैं। अब ये एक मिथ क्रिएट की हुई है कि हमेशा जो है नेगेटिव फीलिंग्स को कोप अप करने के लिए लोग खाते हैं, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव फीलिंग्स, जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कभी, तो हम खुशी में भी इमोशनल ईटिंग करते हैं। अच्छा। जैसे हम शादियों पे जाते हैं कभी, हाँ। आपने देखा होगा हमें भूख फिर नहीं होती फिर भी हम कहते हैं कि हम ये चीज़ खा लें। हाँ। और कभी अगर हमारी किसी फ्रेंड की बर्थडे वगैरह है, कोई भी इवेंट है, कुछ भी है, कोई खुशी का मौका है, तो हम उसमें कोई ना कोई चीज़ मतलब खा रहे होते हैं उस खुशी को फील करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये है कि पता नहीं चलता कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं या हम वैसे खाना खा रहे हैं, जो हमारी आदत है। और हाँ। हम में से सब लोग खा रहे होते हैं। अच्छा। सब लोग इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, किसी को एहसास भी नहीं होता कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं या वैसे हमें भूख लगी हुई है। तो ये चीज़ होती है बड़ी इंटरेस्टिंग। मतलब अब हंगर में और इमोशनल ईटिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो इमोशनल ईटिंग होती है ये एकदम सडन होती है। अच्छा। आपको एकदम एहसास होता है कि मुझे कुछ खाना है। और हंगर वैसे आपको मतलब ग्रेजुअली आपको भूख लगती है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग डेवलप होती है। इसमें एब्रप्ट फीलिंग होती है और ये होता है स्पेसिफिक चीज़ के लिए होती है कि मुझे अभी केक खाना है, मुझे चॉकलेट खानी है। अच्छा। क्रेविंग्स नहीं जैसे होती, मतलब अब एक स्पेसिफिक चीज़ की क्रेविंग होती है। और हंगर में आपको होता है कि कोई बैलेंस चीज़ हो, कोई अच्छी चीज़ हो, मतलब किसी ने भूख लगी हुई है, हमें खाना चाहिए या कुछ भी चाहिए हम खा लेंगे। लेकिन जो इमोशनल ईटिंग होती है उसमें हमें स्पेसिफिक कोई चीज चाहिए है कि मुझे अभी यही चीज चाहिए। और इसमें मजे की बात यह है कि हमेशा होती वो चीजें जो नॉन न्यूट्रिएंट डेंस होती हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अच्छा। जो सिर्फ कैलोरिक डेंस होती हैं।
तो कैलोरीज ज़्यादा होती है जी, जिससे हमें पता चल जाए कि हम लोग इमोशनल ईटिंग की तरफ जा रहे हैं। इमोशनल ईटिंग अब ये है कि अगर आपने हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा कभी इमोशनल ईटिंग कर ली, आपने कोई चीज़ खा ली तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, उसको इतनी कोई गिल्टी फील करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो फिर ये है घबराने वाली बात है। ये घबराने वाली बात है। लेकिन मुझे बताइए कि इमोशनल ईटिंग सब लोग ही करते हैं या किसी सब लोग स्टेज करते पे हैं। कुछ लोग स्पेसिफाई हो जाते हैं कि हम लोगों ने करनी इमोशनल ईटिंग? ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, ये नहीं कि करनी ये हो जाती है और आपको पता भी नहीं नहीं चल रहा होता हमें, आपको एहसास भी नहीं होता कि मैं इमोशनल ईटिंग कर रही हूँ या कुछ। अब देखिए जैसे होता है कि हम कभी परेशान हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मुझे जब कोई परेशानी, कोई टेंशन वगैरह होती है तो मुझे होता है कि चाय चाहिए। जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे तब भी चाय चाहिए होती है। वो जैसे है ना, गम है या खुशी है तो मेरी ज़िंदगी है तो मेरी ज़िंदगी जो है वो चाय है। इस तरह का होता है। अब कुछ लोग होते हैं कि उनको होता है चॉकलेट्स चाहिए, कुछ मीठा चाहिए। तो अपनी बात कर रही थी मैं कि मुझे चाय चाहिए होती है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो परेशान होते हैं तो उनको कुछ होता है कि मैं बाहर जाके कुछ मीठा खा लूँ। सैड हैं तो उनको कुछ क्रंची खाने की होती है कि मुझे कुछ क्रंची खाऊं ताकि वो थोड़ी सी आवाज़ का भी होता है। अच्छा, ब्रेन के ऊपर ना इफेक्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे बताइए कि जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं तो खतीजा, क्या वो चीज़ें और ज़्यादा हमें मज़ेदार लगना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें उसकी क्रेविंग हो रही होती है, या वो सिर्फ हमारे मेंटल जो है ना वो हमारा हो रहा होता है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि जब आपको इमोशनल ईटिंग की आपको क्रेविंग होती है ना, आप अपने अंदर ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे। जैसे आप परेशान हैं, आपके अंदर एक खालीपन आता है, आप उस खालीपन को भरने के लिए वहाँ पे खाना डाल देते हैं। अच्छा, आपको होता है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी फ्रेंड के पास जाएं, उस चीज़ को थोड़ा सा सोशलाइज करें, मतलब घूमें फिरें, कोई एक्सरसाइज करें, वो नहीं करते। आप उस खालीपन को खाने से फिल करने की कोशिश करते हैं, और जब आप उसको उस खाने से फिल करने की कोशिश करते हैं आपको उसकी कोई फ्लेवर, कोई टेस्ट कुछ भी नहीं आता। अच्छा, आप बस अब्रप्टली खा रहे होते हैं और फिर ये होता है कि आप बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं। मतलब थोड़ा नहीं, जैसे आपने एक कुकी खाई वो तो ठीक है, नॉर्मल है, सब खाते हैं, लेकिन फिर आप खाए जाते हैं और अपने उस एहसास को दबाने के लिए आप इतना खा लेते हैं, फिर बाद में आपको मजीद गिल्ट फील होता है। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही समझ होती कि आप आपको कितना टेस्ट ज़्यादा भी नहीं आ खा रहा रहे होता। टेस्ट की बात नहीं होती, टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक खालीपन को पूरा करने के लिए होता है। मतलब कुछ लोग समझते हैं ना कि अच्छा हम लोग इमोशनल ईटिंग इसलिए शायद कर रहे हैं कि वो चीज़ या वो जो क्रेविंग हो रही है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, इस वजह से हम ज़्यादा खाई जाते हैं। नहीं, जब वो खाते जाते टेस्ट तो वो है, जो अगर आपने वैसे भी खाना है, कुछ 1-2 स्पून ले लो, केक के 1-2 स्पून ले लो, टेस्ट तो आपको आ गया। बाकी सारे केक में तो वही टेस्ट है जो उस 1-2 स्पून में है। तो ये होता है कि बस बिंजिंग कर रहे होते हैं फूड के ऊपर कि उस चीज़ को, उस फीलिंग को कोप अप करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए बस खाए जाते हैं। तो खतीजा, फिर ये कितनी खतरनाक प्रैक्टिस है और ये हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक, नुकसानदेह साबित हो सकती है? ये बहुत खतरनाक है। अगर एक आध दफ़ा हो जाए तो ये खतरनाक नहीं है, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं तो ये होता है कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है। जैसे अब ये है कि इमोशनल ईटिंग में बेसिकली आपको जो हाई कार्ब फूड होती हैं, कैलोरिक डेंस जो होती हैं, आपको उनकी क्रेविंग होती है। ओके। क्योंकि कैलोरिक डेंस फूड, जो हाई कार्ब फूड होती है, उसके अंदर एक इसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है, जो कि आपके सेरोटोनिन जो हार्मोन आपका मूड को रिलीव करता है, मूड बूस्टर होता है, तो वो उसको रेगुलेट करते हैं। तो अब ये होता है कि आप जब वो चीज़ खाते हैं, एक सर्टेन क्वांटिटी से आप एक्सीड करते हैं तो आप उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर आपको वही चीज़ उसी इमोशन के अंदर दोबारा आपको वही चीज़ उसी क्वांटिटी में चाहिए होती है। ओके, ठीक है। तो आपको एहसास नहीं होता, आप खाते जाते हैं और जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो ऑब्वियसली अब जो आपने इतना सारा खाया है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो उससे फिर ओबेसिटी भी होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। मतलब वजन बढ़ने का बहुत ज़्यादा खर्चा पैदा हो जाता है। 88% जो चांसेस हैं वो इमोशनल ईटिंग जो है वो ट्रिगर करती है 88% ओबेसिटी को। ओके, इतने ज़्यादा चांसेस हैं इसके। और हम लोग सिर्फ खा रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती और बाद में हम कहते हैं हमारा वजन बढ़ गया, अब क्या करें हम? फिर हम डॉक्टर्स के पास या न्यूट्रिशनिस्ट के पास भागते हैं कि अब हमें कोई दिया जाए, डाइट प्लान दिया जाए, हमने पतले होने। और ये मजे की बात ये कि अगर आप रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग कर रहे होते हैं तो उस रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग में भी आपको जैसे एक चीज़ है कि आपने 3-4 चीज़ें खानी है, बाकी सारी चीज़ें आपको मना हो गई कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी है। जब आप उन चीज़ों को देखते हैं, जैसे हम कभी एडवर्टीजमेंट, कोई जा रहे होते हैं रास्ते में, कोई क्रंची सा बर्गर खा रही होती है, तो सबको होता है कि मुझे भी अब ये चीज़ खानी है। वो इतने एस्थेटिक लग रहे होते हैं एड्स उनके कि बंदे का दिल करता है खाने का। और फिर जब आप एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे हैं, उसके बाद जब आप कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं तो आप जब उसको टेस्ट करने के लिए लेते हैं ना, तो आप टेस्ट नहीं करते, आप उस पर भी बिंजिंग कर रहे होते हैं।
आप बहुत एक्स्ट्रा खा लेते हैं। लेकिन मुझे बताइए ये जो इमोशनल ईटिंग के दौरान ज़्यादातर लोग किस तरह की जो है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खाने के हवाले से? मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, चटपटा खाते हैं, किस तरह का ज़्यादा इस्तेमाल? और क्या इसका कोई वक्त होता है कि या किसी भी वक्त आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है इमोशनल ईटिंग? इमोशनल ईटिंग अब जैसा कि हमने कहा था कि फीलिंग के अकॉर्डिंग हाँ। होती है, तो जिस टाइम आपको जो भी फीलिंग आ रही है, कैसी भी फीलिंग होगी, आप उसको कोप अप करने के लिए खाएंगे। इसका ठीक कोई है। स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, ये है कि डिनर के बाद मोस्टली लोगों को होता है कुछ मीठा हो, लंच के बाद भी होता है कि कुछ ना कुछ मीठा, स्पेसिफिक टाइम भी होता है। लेकिन ये है कि इसका कोई इस तरह से ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जब आप डिप्रेस हैं आप खाएंगे, क्योंकि आपने अपनी रूटीन बनाई हुई है। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैं उसको सही सुन नहीं पाई। कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा लोग खाते हैं इसमें इमोशनल ईटिंग में? मीठा खाते हैं या कुछ और ज़्यादा उनको दिल कर रहा होता है खाने का? कैलोरिक डेंस और हाँ। न्यूट्रिएंट लेस, बिल्कुल है। न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उसमें। और मीठा बेसिकली जब आप परेशान होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन में, आप मीठे की तरफ भागते हाँ। हैं। और जब आप सैड होते हैं आप कुछ क्रंची खाते हैं। ठीक और है। आप बोर हो रहे होते हैं तो आपको होता है कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ इस तरह का, कुछ सॉल्टीज आ जाए। और लड़कों को, मजे की बात ये, लड़कों को होता है कि होममेड चीज़ हो। जब वो इमोशनल ईटिंग करना चाह रहे हो तो उनको होता है होममेड चीज़ हो। और हम लड़कियां जो है हम बाहर की तरफ भागती हैं कि चॉकलेट्स हों, आइसक्रीम्स हों और इस तरह की चीज़ें हों। ठीक है। तो मुझे खदीजा बताइए, अगर अब जैसे ये हमारे लिए कितने नुकसानदेह हमारी सेहत के लिए हमें पता चल गया है, तो अगर हमें इमोशनल ईटिंग हो रही हो तो फिर हमें किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए? मतलब वो चीज़ें नहीं खानी जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। फिर किस तरह का हमारे पास कोई ऑल्टरनेट है इसका? इसका ऑल्टरनेट बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो आप अपनी हैबिट को थोड़ा चेंज करें, कंट्रोल करें ना, सेल्फ कंट्रोल करें। किस तरह? मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंसान को खुद पे होना चाहिए। लेकिन अगर ठीक है आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अब जो मैं ये करती हूँ, मुझे जैसे एक चीज़ की क्रेविंग होती है और मेरे घर में वो चीज़ पड़ी हुई है, तो मुझे पता है कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मैं वो काम वाली को दे देती हूँ। अच्छा। या मैं किसी को दे देती हूँ कि ये तुम खा लो। ठीक है। भाई को, किसी को भी कहूँगी आप ये खा लो। कोई भी चीज़ पड़ी हुई है ना, मुझे है कि अगर ये बाद में मेरे सामने आएगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, मैं किसी को कहती हूँ आप खा लो। ओके। क्योंकि वो चीज़ सामने नहीं होगी तो फिर आपको आउट ऑफ द वे जाके उस चीज़ को लाना, और वो ज़रा चीज़ें ना थोड़ी फिर मैनेज हो जाती हैं। कि जब आपको आउट ऑफ द वे जाके ग्रोसरी करनी पड़े, आउट ऑफ द वे जाके आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ बिरयानी, कुछ इस तरह की चीज़ लानी पड़े, तो आप थोड़ा सा हेजिटेट होते हो। क्योंकि हम इतने चुस्त चालाक तो हैं नहीं कि फ़ौरन से उठें, अच्छा मेरा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, चलो मैं बिरयानी बनाती हूँ। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं पहले परेशान हूँ, मैं बैठूंगी और मैं उस चीज़ से मज़ीद परेशान होंगी, मैं उठ के उस चीज़ को बनाऊंगी नहीं। ठीक है। तो आप एक अपना पैटर्न जो है उसको सेट करें, हेल्दी वेज में करें। ठीक है, कोई चीज़ अब देखें, जब भी इमोशनल ईटिंग लोग कर रहे होते हैं तो कभी भी आपने किसी को नहीं देखा कि कह रहा है मैंने फ्रूट्स खाने हैं, मैं परेशान हूँ, मुझे फ्रूट्स खाने हैं, मैं परेशान हूँ, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे केक खाना मतलब है। बाहर की चीजें बाहर हमें की ज्यादा चीज़ें अट्रैक्ट खाते कर हैं। रही होती हैं, हम नेचुरल डाइट की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। हमारे साथ खतीजा मुख्तार, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। खतीजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप यहाँ पर आई हैं और इमोशनल ईटिंग के हवाले से बात कर रहे थे जनाब कि हम लोग जो इमोशन में बहकर खाना खाना शुरू कर देते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी हाथ खुला रखना है। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ जिक्र हो जाए बदलती दुनिया के हवाले से, तो हर गुजरते लम्हे के साथ ना दुनिया चेंज हो रही है, ट्रेंड्स हमारे चेंज हो रहे हैं, हमारी जो ज़रूरियात हैं वो बदल रही हैं। और ये अमल इतनी तेज़ी के साथ चल रहा है कि अगर हम इन ट्रेंड्स के साथ नहीं चलेंगे ना तो हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। और आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और नौजवानों की बड़ी तादाद नौकरी के बजाय अब स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही है। और हम भी अपने इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात ऐसे कामयाब पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से करवाते हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ एक इनोवेटिव आइडिया को कामयाब बिजनेस में बदला होता है। और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप रन कर रहे हैं और उसके साथ साथ आईटी के सबसे बड़े जो मैगजीन हैं उनमें लिखते भी हैं। तो उन्हें इस स्टार्टअप को शुरू करने का ख्याल कैसे आया, ये जो सफ़र है ये कैसा उनका रहा, क्या क्या हर्डल्स उनको पेश आई हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज आसी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं। एजाज साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। एजाज साहब, आप एक अकम्प्लिश्ड कह लें कि एंटरप्रेन्योर हैं और मुझे बताइए कि हर कोई, अब जितने भी नौजवान हैं ना, अब एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हैं या कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि सबसे पहले अगर हम लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट करना होता, जो आपको देख भी रहे हैं, तो किन किन फैक्टर्स को, किन किन उमूर को हमने अपने जहन में रखना है कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले? जी, सबसे पहले तो आपको अपनी स्किल्स को देखना है। अच्छा। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है, और स्ट्रेंथ्स आपकी क्या हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो आप, और आपसे मुराद सिर्फ आपका ज़ात खुद नहीं है, बल्कि आपके आसपास भी लोग हैं। आपने उस एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ा डिफिकल्ट होता है कि एक अकेला बंदा चले और वो कहे कि मैंने सारी दुनिया को फतह कर लेना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ज़करबर्ग के अर्लीस्ट आप टाइम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आए उनके इन्वेस्टर्स को और दुनिया को, वो ये थे कि ही वाज जस्ट अ सिंगल पर्सन रनिंग द होल शो, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में को फाउंडर्स होते हैं, मल्टीपल लोग होते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियां शेयर कर लेते हैं, और उन शेयर करने के साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। कोई बंदा फाइनेंस में अच्छा है, कोई बंदा लोगों को मैनेज करने में अच्छा है, किसी बंदे को टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा अबूर है। तो एक तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं किस शहर में रहता हूँ या रहती हूँ, और उसकी बुनियाद पे मेरे आसपास कौन कौन सा टैलेंट या कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको मैं टैप इनटू कर सकता हूं या कर सकती हूं। वो रिसोर्सेज आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपकी सलाम दुआ अच्छी है, अच्छा। आप नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आपको इन्वेस्टर्स का पता है कि वो कैसे हैं, या आपको और कुछ भी नहीं तो आपको जो इंटरनेट पे कंज्यूमर्स हैं या यूजर्स हैं उसका बहुत अच्छा आपको इदराक है, और आप उनको ऑनलाइन कन्विंस कर सकते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट या सर्विस है, एंड यू शुड टैप इनटू दिस। तो स्टार्ट फ्रॉम द योर ओन पर्सनल सेल्फ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। उसके बाद आपको रिसर्च बहुत जबरदस्त करनी चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रिसर्च जितनी ज्यादा डिटेल्ड है, जितनी ज्यादा आपकी, किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू। आपका आइडिया क्या है, किस चीज में आप करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको हर बंदे का, हर स्टार्टअप का, पाकिस्तान, इंडिया, इंटरनेशनली आपको सबका पता मोटा मोटा एटलीस्ट होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जापानीज कहते हैं, और मिलिट्री हिस्ट्री जो है उसमें एक बड़ा पॉपुलर जो चीज है वो ये है कि जो बंदा ट्रेंड होता है सिर्फ जीत उसी की है, और ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। वो ट्रेन आप अपने आप को खुद करें, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में, जहां से मर्जी आपने करना है। एंटरप्रेन्योरशिप देखें, ये आपकी कोई डिग्री या आपका कोई जो है ना करियर से बड़ा डिफरेंट चीज है। आपको विन करना है वट एवर द कॉस्ट में भी। आपको अपने दोस्तों से दूर रहना है, आपको अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ सकता है, आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगाने हैं। लोग कहते हैं कि 9 से 5 मुझसे जॉब नहीं होती, तो एंटरप्रेन्योरशिप 24 आवर्स का काम है। अच्छा। मुझे याद है कि हमारा शादी के बाद भी कई कई दिन जो है वो रात को लेट आना है, या अगर आपको जल्दी भी आ जाना है तो आप रात बैठे हुए हैं। और ई कॉमर्स में मैंने 2 स्टार्टअप्स माशाल्लाह 2003 से अब तक आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन डिफरेंट स्टार्टअप्स। अच्छा। और वो आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, आपको ऐसे ऐसे लोगों से बात करनी है जिनका आपको पता नहीं है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, बट यू हैव टू मेक इट सक्सेसफुल। तो आपको चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, बट अपसाइड उसकी ये है कि जो चीज आपके पेरेंट्स ने या मुख्तलिफ बिजनेसेस ने 10-10 साल लगाए हैं, आप 2 साल में उस जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन वो जो 2 साल का आपको अरसा है, उसमें रिसर्च आपको जिस तरह चाहिए, आपको ए से जी तक आपको उसका सारा पता होना चाहिए। आपके नोट्स तैयार हों, आपकी हर चीज आपको पता हो कि कैसे मैंने बात करनी है, मैंने कैसे कंपनी को लेकर चलना है, मैंने हायरिंग करनी है, तो हायरिंग करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छी जो लोकेशन है वो कौन सी है। अब तो एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटलाइजेशन की वजह से आप इंटरनेट पे कहीं पे भी बैठे, आज आप डिसाइड करें कि मुझे चेकोस्लोवाकिया की कॉपीराइटर चाहिए, अच्छा, तो चेक रिपब्लिक की, बल्कि नाउ दे आर 2 डिफरेंट कंट्रीज, तो मुझे चेक रिपब्लिक की कॉपीराइटर चाहिए। सो इट्स वेरी इजी, बल्कि आपको हो सकता है पाकिस्तान से अच्छी और सस्ती आपको कॉपीराइटर आपको चेक रिपब्लिक से मिल जाए। तो आपको ये पता, ये सारी चीजें पता होंगी, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं, ये सब आपके वेपन्स हैं। हाँ। उस जंग के लिए जिसको आपने गैदर करना है, जिसको आपने गैदर करना है, और उसके लिए आपको ये, और आप लीडर हैं उस
सारे। तो आपको लीडर की तरह एक्ट करना है। आपको खाना मिला है या नहीं मिला, साइमन साइनेक की बड़ी अच्छी किताब है कि लीडर्स ईट द लास्ट। तो लीडर्स को ये नहीं अब देखना कि अच्छा जी मैं तो आऊंगा, मैंने सीईओ बन जाना है, मैंने फेसबुक पे लंबी चौड़ी अपनी दास्तान लिख लेनी है कि जी मैंने ये काम किया है। नो, योर वर्क हैज टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। और वो आपको डेली एवरी सिंगल डे एक स्ट्रगल है। हाँ। और उस स्ट्रगल में जरूरी नहीं है बहुत अच्छे दिन आपके गुजरे, ये आपको बहुत बुरे दिन गुजरेंगे। आपको जो है आपके पास जो है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की मिसालें हैं कि उनके पास जो है ना, इलोन मस्क की बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो उन्होंने 400 मिलियन डॉलर जो उन्होंने पेपॉल की एग्जिट से कमाए, तो वो उन्होंने मुख्तलिफ स्टार्टअप्स में लगा दिया। और उन्होंने कहा कि मेरे पास घर को रेंट करने के लिए कोई पैसे नहीं थे, तो मुझे he had 300 more than 300 मिलियन डॉलर उनके पास थे जो वो लगा चुके थे, और अब उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके फ्रेंड्स ने उनको बेल आउट किया और उन्होंने कहा कि चलें जी अभी आप रेंट पे रह ले। अब पाकिस्तान में अगर आप आते हैं, अगर किसी बंदे के पास 300 मिलियन छोड़ के 3 मिलियन डॉलर भी हो ना, और वो कहे कि मैंने जाकर रेंट पे रहना है, तो उसकी फैमिली मेरा ख्याल है सबसे पहले उसको कहेगी कि इतने पैसे तुमने क्या करने हैं, कमा लिए। हाँ। ये आपने कर लिए हैं और आप रेंट पे क्यों रह रहे हो? exactly. ये तो आपका अपना घर होना चाहिए, सबसे पहले आपको घर करना था। सो दिस इज आई थिंक हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत सारी वैल्यूज को, बहुत सारी चीजों को देखना है। अच्छा। उनको देखना है कि हमारा कल्चर कैसा है, हम कैसे हैं, और हम ये जो करने जा रहे हैं ये हमारे कल्चर से मुताबिकत रखती है चीज या उसके अगेंस्ट जाएगी। और ये डेफिनेटली डिजिटल के हम अच्छी बातें, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को हमें बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं एजाज साहब पाकिस्तान में पूछूं तो अमूमन एंटरप्रेन्योर्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो बुनियादी चैलेंजेस है, बहुत बड़े जो चैलेंजेस है उनके लिए? देखें, सबसे पहले तो आपको समाजी तौर पर चैलेंजेस आएंगे। लोग कहेंगे कि यार आप गवर्नमेंट की जॉब क्यों नहीं कर रहे, आप प्राइवेट जॉब क्यों नहीं कर रहे, आप मल्टीनेशनल में क्यों नहीं जा रहे। अरोरा में मैं लिखता रहा हूँ, जैसे आपने शुरू में बताया, तो अरोरा ने आज से कुछ साल पहले भी MBA जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, जिसमें लम्स, IBA, जैबिस वगैरह सब शामिल है, तो इन्होंने उन बच्चों से पूछा कि आप पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं। 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हम मल्टीनेशनल्स या बैंक में जाना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले आपको चैलेंज ये आना है कि हर बंदे ने कहना है कि आप HBL क्यों नहीं गए, आप यूनिलीवर क्यों नहीं गए, आपने ट्राई क्यों नहीं की कि आप एंग्रो जाएं। These are all great, institutes and companies, absolutely. लेकिन अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपने अपनी जिंदगी का खुद से तयन करना है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और तो उसमें मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये चैलेंज आता है कि समाजी तौर पर आपको ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि आप जो है वो जॉब करें, सुबह से शाम पैसे कमाएं और सुकून से सो जाए। ठीक है। उसके बाद आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता जिसमें आपको ट्रेनिंग्स, और ट्रेनिंग्स हर तरह की, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। आपको बात करने का तरीका आता है, आपको अपनी टीम को मैनेज करने के लिए क्या आपको पता है कि कैसे मैंने करना है। कि बहुत से लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों ने अच्छी रिसर्च भी की, हमने इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा की, लेकिन कुछ अर्सा बाद वो नाकाम हो जाते हैं। कौन सा बड़ा फैक्टर आपको लगता है, कहां पर वो लैग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं? मेरा पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा, और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें, इन्वेस्टमेंट भी आप लेने जाते हैं तो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स आपसे ये पूछते हैं कि टीम आपकी कौन सी है। अच्छा। किन लोगों के साथ आप चले हैं इस सफर में, और इस जंग की अगर मैं मिसाल लूं तो आप इस जंग पे चले हैं तो आपके वेपन्स क्या क्या हैं, आपके आसपास कौन लोग हैं, और वो टीम से मुराद आपके अपने को फाउंडर्स जिनके साथ आप मिले हैं, तो उनको आप कब से जानते हैं? क्या वो आपको ऑनलाइन मिले थे, क्या आपको 3 महीने पहले मिले थे? अच्छा। या आप उनको बचपन से जानते हैं? तो क्योंकि अगर आपकी आधे टाइम फ्रिक्शन आपस में चलती रहेगी, और पाकिस्तान में आपको बेशुमार स्टार्टअप्स मिलेंगी कि दोस्त थे, आपस में लड़ाई हो गई और वो जनाब स्टार्टअप फेल हो गई। उस स्टार्टअप का आइडिया अच्छा था, पैसे भी थे, लोग भी इंटरेस्टेड थे उस आइडिया में, लेकिन उसमें सिर्फ नाकामी इस वजह से हुई कि दोस्तों की आपस में ना बन सकी। इसी तरह से जो टीम है, फिर उसमें आपकी जो सेकंड टीयर है, जो आपके वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ उस सफर में बहुत अरसा रहना है या रहना चाहिए, और उनकी कौन कौन सी डोमेन एक्सपर्टीज हैं, वो आपके गैप्स को फिल इन करेंगे, क्योंकि हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता। मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, और आज भी लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूं देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई डोंट नो एंड आई कैन नॉट मास्टर एवरीथिंग। तो मुझे लामोहल्ला तौर पर अपनी टीम पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो टीम मेरा ख्याल है नंबर 1 रीजन है, और उसके बाद जो है वो आपकी नेटवर्किंग।
स्टार्टअप्स में अक्सर ये एंटरप्रेन्योर्स ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हमें आइडिया भी है और हमारे पास कस्टमर्स भी आ रहे हैं और इसका फ्यूचर भी अच्छा है, अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में ये चीज़ अंडरस्टूड है कि आपको रिगार्डलेस ऑफ द सक्सेस और सेमी सक्सेस या स्ट्रगल फेज, आपको नेटवर्किंग कॉन्स्टेंटली करनी है। चाहे वो ज़करबर्ग्स ऑफ द वर्ल्ड हों, चाहे वो लैरी पेज और इलोन मस्क हों, दे हैव टू नेटवर्क। अपने से ऊपर वाले लोग जो इल्म में, तजर्बे में या एक्सपर्टीज डिफरेंट चीज़ों में ज़्यादा हैं या वो कम हैं, दोनों के साथ आपने नेटवर्किंग करनी है, क्योंकि आपको लोग हायर करने हैं, आपने लोग और अपने साथ मिलाने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इजाज़ आसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि नौजवानों में इसका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके स्टार्टअप को जो है कामयाब भी बना सकते हैं और कौन से गलतियों की वजह से आपका स्टार्टअप जो है वो डाउनफॉल की तरफ भी जा सकता है। तो उस हवाले से हमने बात में यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं जो कम होने के बजाय ना हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। और शहर लाहौर में दीगर मसाइल के साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी सर उठाने शुरू हो चुके हैं। शहरियों के जानो माल गैर महफूज दिखाई देने लगे हैं और शहर में कत्ल के जो वाक़यात हैं उनमें भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। और रवा बरस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पहले 2 महीने में ही दरीना दुश्मनी, मामूली रंजिश और जायदाद के तनाज़े पर 52 अफराद कत्ल हुए। नहर, गंदे नालों और खेतों से 10 लाशें बरामद हुई हैं। मकतूलीन में मर्द, खवातीन, कमसिन बच्चे, यहाँ तक कि 2.5 माह की बच्ची भी शामिल थी। ये कत्ल और गारत के साथ शहर लाहौर में लुटेरे भी बेलगाम हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में चोरी और डकैती की 347 वारदातें हुई हैं। 2 खवातीन से मुबैना ज़्यादती हुई है और एक बच्चा अगवा होने के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तो स्ट्रीट क्राइम्स की अगर बात की जाए तो 21 वारदातों में शहरी लाखों रुपए से महरूम हो चुके हैं। चोर 50 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी कर चुके हैं, 7 गाड़ियां ले उड़े हैं। इन सब हालात का जिम्मेदार कौन है? इस सूरत हाल में पुलिस कहाँ खड़ी है? उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर है, इमरान केशवर साहब हैं, और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, मुदस्सिर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, आप इसे स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने भी इदादो शुमार भी बताए हैं कि जो रेशो है क्राइम की वो बहुत ज़्यादा शहर लाहौर में बढ़ती जा रही है। खुलेआम सड़कों पर हवाई फायरिंग हो रही होती है, कत्ल के केसेस भी हमारे सामने हैं और रवा साल के पहले 2 महीने में 52 जो लोग हैं उनको कत्ल कर दिया गया लाहौर में। क्या वजह है और इन केसेस के ज़्यादातर मुहर्रिकात क्या हैं? जायदाद का तनाज़ा था या किस वजह के बुनियाद पर ये किए गए हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। ये मैं कहना चाहूँगा लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि 2 तरह के क्राइम होते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं। एक क्राइम अगेंस्ट पर्सन है और एक क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। और क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है, जिसमें मर्डर जो आपने जिक्र किया, मर्डर है, अटेम्प्टेड मर्डर है, लड़ाई झगड़े के केसेस हैं, अगवा के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, जिसमें रॉबरी है, डकैती है, व्हीकल स्नैचिंग है, व्हीकल थेफ्ट है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग है, मोटरसाइकिल थेफ्ट है, ऑर्डिनरी थेफ्ट है, इस तरह के जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस हैं या फ्रॉड्स वगैरह के केसेस हैं, फाइनेंशियल क्राइम उनको कह सकते हैं। तो तीसरी कैटेगरी फाइनेंशियल क्राइम की आप कह लें। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है क्राइम अगेंस्ट पर्सन की, जिसमें मर्डर और अटेम्प्टेड मर्डर वगैरह आते हैं, इसमें ज़्यादातर पर्सनलिस्टिक फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी के, जिसमें जैसे अभी मर्डर है तो उसमें प्रीडोमिनेंट फैक्टर जो है या तो वो ज़मीन का तनाज़ा होगा या कोई रिश्ते के तनाज़े पे या इंस्टेंट प्रोवोकेशन, जैसे लड़ाई झगड़ा माजी में गुजरता जा रहा है या दरीना कोई दुश्मनी चल रही है या वो केसेस वगैरह उनके कोर्ट्स में चल रहे हैं डिफरेंट, तो वो उनकी बेस पे ये इंस्टिगेट होता है।
और मर्डर जो है वो ऑलमोस्ट एट मतलब एट ए कांस्टेंट रेट, जैसे जैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं उसी तरह से ये होता है। उसमें जो पुलिस के बस में बात होती है वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हम कोशिश करते हैं कि रिडक्शन इन क्राइम हो, और उसके बाद क्योंकि क्राइम अगेंस्ट पर्सन में हमारे पास रूम बहुत थोड़ा होता है। जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आफ्टर द इवेंट है, और उसमें हम अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने ये जो फिगर्स बताए, मैं इनको फिगर को कॉन्टेस्ट नहीं करता, लेकिन अदर साइड ऑफ द पिक्चर बताना ज़रूरी समझता हूँ। और अदर साइड ऑफ द पिक्चर ये है कि हमने इसी दौरान में अगर आप पिछले साल के भी देखें तो 1,30,000 केसेस के चलान कोर्ट्स में भिजवाए हैं। अच्छा। टोटल हमारा 2 लाख के करीब क्राइम था लाहौर का, और उसमें 1,30,000 केसेस हमने ट्रेस किए और उनके मुल्ज़मान गिरफ्तार किए और उनको अदालत में हमने प्रोसिक्यूशन के लिए भिजवाया। तो एक बहुत मैसिव एफर्ट है। अगर आप देखें कि हमारी कांस्टेंट जंग है जो कि हम क्रिमिनल से लड़ रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप डिस्कशन बाद में करेंगे तो उसमें हम बता देंगे कि जो कोर्ट्स में क्या फैक्टर्स हैं, प्रोसिक्यूशन किस तरह चलान जो है वो पेश किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मुदस्सिर, आप मुझे बताइए, आप ही की ये रिपोर्ट है और आप इसी बीट को देखते हैं, तो आपके ख्याल में क्यों ये जो क्राइम रेशो है, स्ट्रीट क्राइम्स हो गए हैं, दरीना दुश्मनी के बाकी भी वाक़यात, क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? अगर इसमें देखा जाए मुनीबा, तो बेरोज़गारी एक अहम फैक्टर है जिसकी वजह से जो क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। जो सज़ाएं भी हो रही हैं, क्रिमिनल अंदर भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो जब जेल से रिहा होकर आते हैं तो बड़े क्रिमिनल बन के आते हैं। अच्छा। ख़ासतौर पे जो अहम बात है वो उजरती कातलों पे है कि उजरती कातल जो है वो शहर में बहुत बढ़ गए हैं। रिसेंटली जो वाक़या हुआ है चुंग में, उसमें आप देख लें कि जो 3 मर्डर हुए हैं, एक में जो है मियाँ बीवी कत्ल हुए हैं, इसमें वकील था और उसकी 2.5 माह की बच्ची थी, तो वो जायदाद का तनाज़ा था। सर ये बड़ा अच्छा हुआ है कि बड़ी अच्छी पुलिस ने ट्रेस कर लिया उस केस को, लेकिन उसमें भी उजरती कातिल निकले। अच्छा। ये बड़ा जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो भी कत्ल होता है उसमें उजरती कातिल निकल आते हैं। सनैन शाह कत्ल हुआ, साफ़ी था, उसके पीछे उजरती कातिल थे। बिलाल यासीन कत्ल हुआ, उसके पीछे उजरती कातिल थे। और भी बड़े बेशुमार ऐसे कत्ल हैं जिसके पीछे उजरती कातिल निकल रहे हैं। तो ये बिलाल यासीन जो वो जख्मी हुए थे, हाँ जी, वो जख्मी हुए थे। हाँ, वो कत्ल नहीं हुआ था, वो ज़ाहिर अटेम्प्टेड मर्डर था, वो जख्मी हुआ था, लेकिन उसके पीछे भी उजरती कातिल थे। और ये छोटे छोटे केसेस हैं, ये नहीं है कि उजरती कातिल के बहुत बड़े पैसे ले रहे हैं। आइस के नशे पे उन्होंने फायर मार दिया, बिल्कुल। और इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में किसी ने 1 लाख लिया, किसी ने 5 लाख लिया, बस इस तरह के सारे ये केसेस जितने भी सामने आए ना, सारे इसी तरह के सामने आए। कोई बड़े पैसे किसी ने नहीं लिए, और इसके पीछे जो महरक़ात हैं वो बाहर बैठे हुए हैं जो मुल्ज़मान हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप देखें कि ये जो मियाँ बीवी कत्ल हुए हैं और उनका 2.5 माह की बच्ची थी, वो जायदाद के था। वालिद पहले जो मुल्ज़म था उसने वालिद को कत्ल किया, ठीक है, और वालिद उसकी वालदा ने दीगर भाइयों से बयान दबा के उसको अदालत से रिहाई करवाई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि मुझे तो अच्छी ज़मीन नहीं मिली, जो दूसरे भाई हैं उनके पास अच्छी ज़मीन है, उन्होंने इस भाई को भी कत्ल किया, और जेल से जो उसका बेटा था शहजाद, उससे वहाँ से उजरती कातिल लिया। आशिक उसका नाम था और कसाई था वो, ठीक है। अच्छा। उसने जानवरों की तरह, जो आप बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जानवरों की तरह उनको ज़िबा किया उसी के साथ वहाँ। हालांकि उनके पास पिस्तौल था, ये नहीं था कि वो वैसे भी मार सकते थे। पता नहीं इससे ये सर वैसे बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने आला कत्ल जो है पिस्तौल की निस्बत वो क्यों इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये इस पे सर ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि शहर लाहौर में अब दनाते फिर रहे हैं जो उजरती कातिल हैं। तो इनको नकेल डालने के लिए कोई आप लोगों ने कोई मुस्तकिल तौर पर कोई पॉलिसी बनाई हो जो आप लोग कर रहे हो इस पे काम? इस पे हम बड़ा एलेबरेट काम कर रहे हैं। डिफरेंट लाहौर के अंदर जो फैक्टर्स थे, जिनमें ख़ास तौर पे केबल का जो नेटवर्क था उसमें लोग रिकवरीज करते थे। इसी तरह सूद का कारोबार था और उसमें लोग सूद का यानी कि कर्ज देते थे और उसके बाद उन्होंने रिकवरी बॉयज़ रखे हुए थे, और जाहिर है ये शरीयत में मना है, और उसकी वजह से उनको यानी अपना धौंस और थ्रेट यूज़ करनी पड़ती थी, जिसके लिए उन्होंने फिर ये बढ़ते बढ़ते ये हायर्ड असैसिन्स तक बात पहुंच गई। इसी तरह डिफरेंट और कारोबार जो हैं जिनमें लोग इस तरह के रिकवरी बॉयज़, या जिनको शुरू में हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने अपने कारिंदे रखे हुए जो थ्रेट करते थे लोगों को, और फिर वो और आहिस्ता आहिस्ता ये हार्ड किलर्स तक पहुंच गई बात। लेकिन ये कि हम उस पे अब एक बड़ा डिटेल्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू हमने तमाम पे स्टडी मुकम्मल कर ली है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ऐसी बिल्कुल एलिमिनेट इनको करेंगे। इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह तमाम को अरेस्ट करेंगे
और सोसाइटी में आप देखें, अगर मर्डर भी देखें, पिछले साल जो 420 के करीब मर्डर हुए लाहौर में, और उसमें हमने 330 समथिंग केसेस को पिछले साल ही गिरफ्तार करके तमाम मुल्ज़मान को हमने चलान किया। लेकिन सोसाइटल इनटॉलरेंस इतनी ज़्यादा है। अभी आप मुदस्सर ने एक कत्ल की मिसाल दी, ट्रिपल मर्डर की। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बाप ने अपने बच्चे को इस वजह से सिर्फ मार दिया कि बच्चा और बाप एक ही चारपाई पे सो रहे थे। अच्छा। बच्चे ने पेशाब किया बिस्तर पे, उस पे बाप इन्फ्यूरिएट हुआ और उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और एंड ही टॉर्चर्ड द चाइल्ड टू डेथ। तो इतना, और फिर जो बीवी थी उसने भी ये कत्ल छुपाने की कोशिश की और बाप ने भी कत्ल छुपाने की कोशिश की। अल्टीमेटली पुलिस मुदई बनी उसमें खुद। हमने स्टेट ने मुदई बन के पर्चा दर्ज किया 302 का, और मियाँ बीवी दोनों को अरेस्ट किया। ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि ये हमारे घरों के अंदर इतनी इंटॉलरेंस और आपस में सोसाइटी में, और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की मिसाल दी, वो तो ऑफ कोर्स एक फैक्टर होता ही है, लेकिन जैसे अभी ज़मीन के फैक्टर्स हैं, तो कई ऐसे केसेस हैं, हमने इस पे बड़ी डिटेल्ड स्टडी भी की हुई है। सर, जैसे हम बात करते हैं, मुझे बताइए कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होता है, कितना आप लोगों को बजट मिलता है, कत्ल का जो मुकदमा है उसको आप लोगों ने हल करना होता है, और बहुत सारा जो है ना वो दूसरी मुद्दई पार्टी से पैसे बटोरने के भी इल्जामात आप लोगों पे लगते हैं, मतलब इस चीज़ पर लगते हैं, तो इस हवाले से भी हमें क्लियर करते हैं। बस ये दुखती रह गए हमारी। हाँ। उसमें ये है कि हमें जो बजट है लाहौर के अंदर, हमने केसेस का लोड मैंने आपको बता दिया, जी। 2 लाख से ऊपर है, और अगर बजट को डिस्ट्रीब्यूट करें पर केस, हाँ, तो इट कम्स अराउंड 500 रुपीज़ पर केस। मतलब अप्रूव तो ये है कि अगर हम चलें हीनेस क्राइम तक भी इसको हम ट्रिकल डाउन कर लेते हैं, तो उस सूरत में भी कोई यानी पर केस 1000 से ऊपर नहीं बनती एवरेज। अच्छा। तो अगर आप इतना, हम कोशिश करते हैं अपने मीगर रिसोर्सेज को ऐसी जगहों पे और हीनेस केसेस पे आईओस को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पैसे दें जिनमें हीनेस क्राइम इन्वॉल्व हो, और हमें रेड्स के लिए शहरों, मुल्क से या अपने शहरों से बाहर जाने की मतलब जो भी फ्यूल डलना है, हाँ, गाड़ी में या छापे मारने, सारे ये फ्यूल कॉस्ट नहीं फ्यूल कॉस्ट इसके अलावा है। अच्छा, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट इसके अलावा है। फ्यूल कॉस्ट में हमें कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा। हमें बाज़ दफ़ा सोर्सेज को भी पे करना पड़ता है, और उसके अलावा हमें मुख्तलिफ शहरों में जाके रहना भी पड़ता है। अच्छा। उनके होटलिंग के बिल भी होते हैं, और इसी तरह फिर इन्वेस्टिगेशन के और छोटे छोटे कॉस्ट होते हैं जो हमें बेयर करने पड़ते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है मैंने आपको बता दी, इस तरह से है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड है, अप्रूव्ड स्टैंडर्ड इसमें हमारा जो है वो 20,000 रुपीज़ कत्ल के केस के हैं, वो हमें दिए जाएँ। हमने गवर्नमेंट को इसके लिए मूव किया है, और इसी तरह डिफरेंट क्राइम हेड्स में डिफरेंट अप्रूव्ड बजट्स हैं। जैसे मैंने आपको कत्ल का बताया, इसी तरह कोई 15,000 है, कोई 20,000 है, कोई 25,000 है। तो इस तरह से हमें वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पैसे मिलें ताकि वो हम अपने इन्वेस्टिगेटर्स को दें, और वो ये अवाम के ये जैसे शिकायत आती है करप्शन की, हम इनटॉलरेंस ऑफ कोर्स ज़ीरो टॉलरेंस है इस पे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये फैक्टर भी देखना पड़ता है। फिर इसी तरह जो है यानी आईओज़ को हमें देखना पड़ता है उनकी रियलिस्टिक वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है, क्या उनके पास गाड़ी अवेलेबल थी, हो सकता है गाड़ी एक हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर की एवरेज देखें तो हर कोई 5,000 क्राइम पे एक गाड़ी है। अच्छा। मतलब अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफ ऑपरेशन। अगर इतना ज़्यादा हमारा जो एवरेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को छोड़ दें आप, हम जो समझते हैं कि हर 500 क्राइम पे कम से कम एक व्हीकल ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो व्हीकल अवेलेबल नहीं है इन्वेस्टिगेटर के पास, तो ऑफ कोर्स वो एक प्राइवेट हायर करेगा व्हीकल, और उसके पास उसका फंड्स नहीं होगा, तो पैसे नहीं होंगे, तो वो केसेस भी डिले होना शुरू हो जाएंगे। मैं बताना चाहूँ कि जो गवर्नमेंट का फोकस है ना, वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे है। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन पे बहुत कम है, इन्वेस्टिगेशन को फंड बहुत कम देते हैं। और आप देखें कि इसकी क्या वजह है, आपको क्या लगती है इसकी फोकस नहीं है, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है इन्वेस्टिगेशन पे, हालांकि लेकिन इस पे ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बेसिक है, असल में ये चीज़ बेसिक है, उसी वजह से तो क्राइम बढ़ रहा है। अच्छा। कि जो है तफ्तीशी हैं, इनको पूरी पैसे नहीं मिलते, वो फिर मदइयों से भी लेते हैं, मुलजमों से भी लेते हैं,
इस तरह वो छूट भी जाते हैं, उनको फ़ायदा भी देते हैं। अच्छा। असल में ये चीज़ है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये अहम बात सर ने अभी नहीं की, वो भी बता देंगे कि जो तादाद है मुकदमात की वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब जो तफ्तीशी हैं वो बहुत कम है। अब 800 के करीब इनके पास तफ्तीशी हैं सारे। अच्छा। टोटल लाहौर में इतना बड़ा शहर है, 2 लाख के करीब मुकदमे आप देख लें। फी तफ्तीशी 250 के करीब 300 के करीब जो है वो मुकदमात आते हैं एक तफ्तीशी के बाद। वो क्या एक साल में एक साल में वो क्या तफ्तीश करेगा? अब पिछले पेंडिंग भी हैं, वो क्या तफ्तीश करेगा इसमें? Exactly. एक बंदे के पास अगर आप 250 मुकदमा दे दें, उसको तो पता नहीं होगा मेरे पास कौन सी मिसल है, कौन सा केस मेरे पास है। जब उसे पूछा जाता है कहता अच्छा मैं देखता हूँ, मेरे पास होगा, मुझे तो नहीं पता। ठीक है। उसके बाद वो कत्लों की तफ्तीश भी कर रहा था। इसमें एक चीज़ साबिक आईजी ने अच्छी की थी कि होमिसाइड सेल बनाया था, उसको भी खत्म कर दिया गया कि कत्लों की तफ्तीश तो कम से कम अच्छी हो ना, चलो बाकी को तो छोड़ दिया जाए, बाकी मुकदमा तो चलो ठीक, लेकिन कत्ल अगर जिसका रुल जाए ना, एक कत्ल के पीछे फिर 5-6 कत्ल होते हैं। एक कत्ल की तफ्तीश नाकश होना, उसके पीछे फिर कत्ल ही कत्ल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है। और तफ्तीश के वाले से तो जो मुदस्सिर आपको मैं सेकंड करूंगी कि जो हमारी अदालतें हैं वो भी शिकायत करती हैं इमरान साहब के जो है चालान जो है वो नामुकम्मल जो होते हैं उनको जमा नहीं कराया जाता मुकम्मल तौर पर, जिसकी वजह से जो मुजरिम होता है वो छूट जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत ज्यादा उठाया ये जाता बड़ा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कन्विक्शन रेट इसको हम कहते हैं, एक्विटल कोर्ट में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। एक वो रीजंस हैं जो हमारे कंट्रोल में है पुलिस के, ठीक है। एक वो रीजंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है वो यानी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नाकस तफ्तीश में कुछ देख सकते हैं कि हमारी तफ्तीश में खामियों की वजह से कौन से मुलजम जो हैं वो रिहा हुए हैं, छूट गए हैं। और इसके अलावा जो विटनेसेस हैं या विक्टम्स हैं या कंप्लेनेंट्स हैं, जो सबसे प्रीडोमिनेंट कॉज है छूटने की वो उनकी रिजाइलिंग है, यानी वो कोर्ट में जाके अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और वो रिजाइल कर देते हैं। अच्छा। अक्सर विटनेसेस भी और कंप्लेनेंट्स भी। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि हमारे पास रिसोर्सेज उसके नहीं हैं विटनेस को प्रोटेक्ट करने के और विटनेस की रिकॉर्डिंग के। वो एक एलैबोरेट एक सेपरेट सिस्टम डेवलप होना चाहिए ताकि इसमें हम बेहतरी ला सकें। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मीटिंग होती है, सेशन जज साहब उसको हेड करते हैं, हम उसमें ये डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उसको कन्विक्शन रेट को बेहतर किया जा सके। मतलब इसमें बेहतरी लाने की भी जरूरत है। जदीद तकाज़ों के हवाले से हम लोगों को अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है ना उसको भी चेंज करना है। हमारे साथ इमरान केशवर साहब मौजूद है, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं, और मुदस्सिर हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया था, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। मुदस्सिर आपका बेहद शुक्रिया और इमरान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है इन तमाम तर चीज़ों में। तो उस हवाले से हमने बात की। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ये हमारा सेगमेंट है किताबों के हवाले से, जिसमें हम आपसे किसी न किसी किताब से तारुफ करा रहे होते हैं। तो आज डॉक्टर फरजाना रियाज मुसन्निफ़ा शायरा हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में, और उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो किस किताब का तारुफ हम सबसे करवाने जा रही हैं। जी डॉक्टर फरजाना बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर फरजाना रियाज है। मैं आज आपके साथ जिस किताब के साथ हाजिर हुई हूँ उसका नाम है बल्ली सुर बकरी वाला। आप जानते हैं ये किताब लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने और इसके मुतरजिम हैं मोहसिन खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक ऐसे माशरे में रहे हैं जहाँ पर ज़ात पात का निज़ाम हमेशा अपने अरूज पर रहा है और 20वीं सदी इस हवाले से हमेशा बहुत अहम रही है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे मुसन्निफ़ीन भी रहे, कुछ ऐसे नसर निगार भी रहे, कुछ ऐसे शायर भी आए, एक नया रुझान कायम किया तरक्की पसंद अदब की सूरत में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्हीं मुसन्निफ़ीन में, उन्हीं नावल निगारों में इनका शुमार होता है। ये नावल बुनियादी तौर पर उस एक जो हमारे यहाँ ज़ात पात का निज़ाम आज भी हमारे माशरे में मौजूद है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी आज भी इसके असरात जो है मौजूद हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ ये तज़ाद, ये नफ़रत, ये इसकी वजह आज भी यही निज़ाम जो है, यही एक बुनियादी वजह है। ये नावल एक मुख्तसर सा आप कहेंगे इतनी पतली सी किताब है और ये नावल कैसे हो गई, ये इसको आप वो ख़ुद कह सकते हैं कि ये निराला साहब इसको मज़ाहिया स्केच कहते हैं। वो कहते हैं ये एक खाका है जिसको उन्होंने मज़ाक के रंग में बहुत खूबसूरती के साथ
पेश किया है। उनका ताल्लुक एक ब्राह्मण ख़ानदान से है और वो अपने ख़ानदान की रवायात को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और उनसे बगावत इख्तियार करते हैं। अपनी गुर्बत के सिलसिले में जब वो इधर उधर जाते हैं तो लोग उनसे बाइकाट कर लेते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। लेकिन इसका अंजाम, मैं कहानी तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ये पहले इतनी मुख्तसर सी किताब है, बहुत चंद सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसके तकरीबन 64 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है। आप पढ़ेंगे बहुत दिलचस्पी होगी कि वो जो एक ज़ात पात और हमारे यहाँ एक समाजी ढकोसला बना हुआ है उसके ख़िलाफ़ एक बहुत मिजाह के रंग में बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। और सबसे अहम बात जो इस नावल के इख्तिताम पर हमें नज़र आती है कि अगर आपके पास मालो दौलत हो तो लोग ज़ात पात के हवाले से कुछ नहीं देखते। गरीब आदमी, मुतवस्सत तबका, जिसके यहाँ मुआशी तौर पर जो मजबूत नहीं होता, वही इसकी ज़द में आता है। लेकिन जो एक पैसे वाले होते हैं लोग, एक अमीर तबका है जो इसमें, हमारे यहाँ इसके बारे में एक स्टेटस के बारे में भी बताया उन्होंने कि हमारे यहाँ ज़ात पात का निज़ाम आजकल जो है वो पैसा मुतय्यन करता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ज़ात से भी ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन अगर हमारे यहाँ पैसा नहीं है, तालीम नहीं है, जहालत है, तो वहाँ पर मसाइल उतने ही ज़्यादा हैं। और मैं समझती हूँ कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक बहुत बड़ा काम है, जिन्होंने एक खूबसूरत अंदाज में एक मुख्तसर कहानी के तौर पर इतना बड़े पैगाम को हमारे सामने लेकर आए हैं और एक इसके साथ एक हिम्मत और एक हौसला और एक इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बाहिम्मत तौर पर लड़ने का पैगाम भी मौजूद है कि आपने हथियार नहीं डालने, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी तालीम और अपने बलबूते पर आप अपने रास्ते में आने वाले किसी भी रुकावट को ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो ज़ात पात हो, चाहे वो जुल्म व सितम हो, चाहे वो आपके ऊपर कितना ही जुल्म और तशद्दुद ना किया जाए। तो हमारे माशरे का ये एक बुनियादी मसले को उन्होंने एक 64 सफ़ात में एक खूबसूरत कहानी, एक खूबसूरत नावल का एक खाका नावल कह सकते हैं इसको, उस अंदाज में बहुत अच्छे असलूब के साथ नावल के तमाम जो उसके असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए बहुत खूबसूरती से बयान की है। और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि तवील लिखना बहुत आसान है, लेकिन मुख्तसर लिखना बहुत मुश्किल है। और ये उनकी इसमें बड़ाई है कि उन्होंने बहुत मुख्तसर अंदाज में इस कहानी को पेश किया। और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग ज़रूर इसको पढ़ें। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, डॉक्टर फरजाना रियाज हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी अच्छी किताब है जिनसे आज उन्होंने हमारा तारुफ करवाया है, तो आप भी ज़रूर पढ़िएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जनाब, अब हमने आगे बढ़ना है और कुछ बात करनी है सुर और संगीत के हवाले से। तो आपको पता है कि जो है ना, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है और आजकल के जो नौजवान हैं ना, मैं भी उनमें शामिल होती हूँ, हमें मौसीकी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी कभी गुनगुना भी लेते हैं। लेकिन जो कहा जाता है कि सूफ़ी जो मौसीकी है बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, लेकिन आज के नौजवानों पे उन सूफ़ी गायकी भी बहुत अच्छे तरीके से वो लोग गा रहे हैं, उस पर अबूर हासिल है। तो आज जो हमारी मेहमान है माही खान है, सूफ़ी सिंगर हैं, बड़ी अच्छी उनकी आवाज़ है, न्यू उनका गाना भी आ चुका है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी उनसे चिट-चैट थोड़ी सी करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सफ़र के बारे में उनसे जानते हैं। माही, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। माही, सबसे पहले तो मुझे बताइए कैसे स्टार्ट किया आपने यहाँ पर सिंगिंग करना, कब से कर रही हैं आप सिंगिंग? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैं आपको जो शॉर्ट में सुनाती हूँ कि मैं बचपन से काम कर रही हूँ, बीइंग अ चाइल्ड आर्टिस्ट, और आई डू सम फिल्म्स, ड्रामाज एंड सम ब्रांड वर्क ऑल्सो। बट मेरा शुरू से एम्बिशन सिंगिंग था। और सूफ़ी म्यूज़िक चूँकि मुश्किल है, सीखना पड़ता है, और आई बिलीव कि कोई भी काम आप करें उसको सीख के करें, प्रॉपर उसके जो फॉर्म है उसमें जाके। तो मेरा लर्निंग प्रोसेस काफ़ी सालों से चल रहा था। अच्छा। तो अभी जब लॉकडाउन हुआ, चीज़ें हुई, तो मेरी जो फैमिली और जो असातिज़ा हैं उन्होंने कहा कि अब आपको इसे आउट करना चाहिए प्रॉपरली। जब आपका यही एम्बिशन है, आप इसी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आप इसको करें। तो देन हमने काम करना स्टार्ट किया कुछ प्रोजेक्ट्स पे, बिकॉज मेरा फेवरेट सूफ़ी म्यूज़िक है जिसमें सुफियाना कलाम और चीज़ें सुर से ज़्यादा करीब होना भी मेरी नज़र में
सूफी म्यूज़िक है। जो अच्छा। लोग सुर और लय को ज़्यादा समझते हैं तो वो ही सूफी म्यूज़िक अच्छे से कर पाते हैं। भाई मुझे बताइए, सीखा कहाँ से आपने बाकायदा, कब से आपने फिर क्लासेस लेना शुरू की? जी मैं काफ़ी सालों से जो है, क्योंकि ऑफ कोर्स राइट नाउ एक मेरी यंग एज है, तो इसमें अगर हम चाइल्ड एज में जाए, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि आई वॉज वर्किंग टू मच, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी उस दौरान। लेकिन काफ़ी छोटी एज से मेरा ध्यान इस तरफ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम मिलता था तो आपने अपने माइंड में सोचा हुआ था कि दिस इज माई एम्बिशन विच इज मेन ऑफ माई लाइफ। मेरा मेन यही था कि मैं ये करूँगी। बट अल्लाह की रहमत से मुझे फिल्म्स मिली एज लीड ड्रामाज मिले, कमर्शियल्स मिली, एज लीड ही सब कुछ मिला, और मैंने उसको भी खुले दिल से कबूल किया। और जो अल्लाह इज़्ज़त देता है उसको भी आपको हम शुक्र अदा करना चाहिए। बट म्यूज़िक ऐसे था कि म्यूज़िक लर्न करके बना के मार्केट में दिया जाए, इस तरह से होता है म्यूज़िक, ऐसे ही नहीं हवा में नहीं आप एग्जैक्टली बिल्कुल। तो बस मेरा लर्निंग प्रोसेस चल रहा था, और कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा कि अब आ गया टाइम, अब आप इसको आउट करो और काम करना स्टार्ट करो। अब नाउ द टाइम इज़ कि आप इसको प्रॉपरली लॉन्च करो और आप इसको करो। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस कैसा हुआ और रिव्यूज फीडबैक कैसा मिला जब आपने अभी तक 3 साल हो गए हैं मुझे परफॉर्मेंस लाइव करते हुए, क्योंकि लाइव का कंसेप्ट कम है। मैं लाइव परफॉर्मेंसेस करती हूँ और मेरा जो इंस्पिरेशन है बहुत डिफरेंट है। मेरा कवाली से बहुत है लगाव है और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से बहुत है। तो फिर वो फीमेल में ऐसा कोई है नहीं जो उनको रिप्रेजेंट करता हो या उनकी कवाली गाता हो। आबिदा जी हैं तो वो एक प्रॉपर सूफी करती हैं, और उनके बाद ये मैं सोच रही हूँ कि हम कवाली को जो है एज फीमेल मैं करूँ, और मैं कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग बहुत इंजॉय करते हैं, मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। जितना मुझे लग रहा था कि लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन वो खुश होते हैं जब भी मैं परफॉर्म करती हूँ और जाती हूँ। हर्डल्स हर चीज़ में आते हैं, मुझे भी कुछ आ रहे हैं, कुछ होते हैं, हर इंसान की लाइफ में होते हैं। बट हम भी माही चाह रहे हैं और हमारे देखने वाले भी चाह रहे हैं कि 2 बोल अगर आप हमें लाइव सुना दें, कोई भी किसी भी चीज़ के जो आपको पसंद हो। हाँ लाइव मैं वैसे ही सुनाती हूँ आपको। अपना अपकमिंग कलाम जो है वो सुना देती हूँ, वो हम एंड पे करेंगे ताकि वो फिर पूरा हम लोग सुन सके। अभी 2 बोल जो आपको बहुत पसंद हो, कोई कवाली या कोई भी सूफी कलाम जो। ओके जी मैं सुना देती हूँ। सुबह सुबह आपको पता है थोड़ा सा होता है, होश करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, कोई नहीं। आज क्योंकि मैं अपने म्यूजिशियंस चीज़ों के साथ परफॉर्म करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह थोड़ा होता है मुझे। आप ही आइन नैनन में जो पलक ढाप तो है नू, ना मैं देखूं गैर को, न मैं तो है देखन दूं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला सिमरूं मैं फीका। क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है। थोड़ा इम्तिहान था। नहीं फिर भी बहुत अच्छा आपने माही गाया है। सुबह सब सिंगर्स जानते हैं कि गला जो है ना गर्म नहीं होता, तो बस तो मुझे बताइए घर वालों की कितनी सपोर्ट जब उन्होंने आपने जब उनको कहा कि मैंने इस साइड पर जाना है। अमूमन लड़कियों के लिए वो कहते हैं कि नहीं आपने नहीं जाना, ये इस फील्ड में खास तौर पर मना करते हैं। तो घर पे सपोर्ट मिली आपको? मेरी मदर जो कि मेरे साथ होती हैं और बहुत प्यार करती हैं मुझसे, उनका मेरे साथ फुली सपोर्ट है। बट मैं एक पश्तून फैमिली से हूँ। अच्छा। तो वालिद साहब तो शायद अभी भी मेरी तरफ देख के सही बात नहीं करते हैं। इट इज़ अ ट्रूथ। और पठानों में कंसेप्ट नहीं है इस तरह से फीमेल्स का इतना ओपनली ब्रेंटली काम करना, तो ये है। लेकिन मेरी मदर की बहुत सपोर्ट है, एंड आई थिंक कि मदर की सपोर्ट पूरी दुनिया की सपोर्ट होती है। बिल्कुल, दैट इज़ फाइन फॉर मी। तो वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट है। और मेरे जो टीचर्स हैं, जो मेरे जो मदर की फैमिली में कुछ लोग हैं, वो बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, और बस उन सब के प्यार की वजह से और
तो रोजाना की बुनियाद पर माही कितना रियाज करती हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, या नहीं करती? नहीं, मैं करती हूँ क्योंकि मैंने अच्छा। थोड़ा लेट स्टार्ट किया। हाँ। म्यूजिक ऐसे होता है कि बचपन में 9-10 साल की उम्र में मोस्टली लोग सीखने जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैंने 14-15 साल की उम्र में गई, तो मैं थोड़ा लेट हो गई, तो इसलिए मैं ज्यादा करती हूँ रिहर्सल्स। अच्छा। क्योंकि मैं ब्रांड्स का काम करती हूँ, चीजें करती हूँ, वेट मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज करनी है। ऑफ कोर्स हमने अपने आप को मेंटेन रखना ही होता है, लेकिन म्यूजिक ऐसा होता है जिसमें आपको फुली आपको खाना पीना होता है और लाइव गाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरी लाइफ बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाली अच्छा। है, फिर भी मैं रिहर्सल को एक प्रॉपर टाइम देती हूँ डेली अपनी लाइफ में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माही, जाते जाते क्या कहेंगी जो आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? जी, मुझे जो देख रहे हैं और जो मुझे देखते रहे हैं, प्यार करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हाँ। और जो लोग अभी देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप सब भी दुआ कीजिएगा अबाउट माय करियर। और ये जो बुरी सी वबा हमारे बीच आई थी जिसने इतना नुकसान किया आर्टिस्टों का, दोबारा ना आए और इसी तरह हम सब काम करते रहें और खुश रहें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। नहीं, तमाम आर्टिस्टों के लिए आप दुआ करें कि वो सब अपने घरों से निकले हुए हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, आप सबके लिए दुआ करें। और बिल्कुल, मेरे लिए भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। माही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने। और जनाब, मुझे अब आपने इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।